बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि फ़िराय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने मगर एक बात माननी पड़ेगी कि ख़ान साहब बंद गली में, ख़ान साहब को बंद गली से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और इस्टेब्लिशमेंट में उनके जो राब्ते थे वो ख़त्म हो चुके हैं और वहाँ से बार बार ये पैगाम आ रहा है कि आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है, बल्कि हूनो गल्ला नहीं रही है। अब आर्मी का नया डॉक्ट्राइन आ गया है और नया डॉक्ट्राइन जनरल आसिम मुनीर का डॉक्ट्राइन है। वो डॉक्ट्राइन ये कहता है कि ख़बरदार किसी ने फ़ौज के हवाले से कोई बात की और फ़ौज के ऊपर तनकीद की, वो कहानियाँ मुक गईयाँ, वो वेले लंघ गए। तो जनरल आसिम मुनीर की तरफ से पीटीआई को एक बड़ा सख्त पैगाम दिया गया है, ज़रा ये कहते हैं, और ये पैगाम उस वक्त सामने आया कि जब तो ज़रा ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये समझा दिया गया है कि फ़ौज डेडलाइन है और फ़ौज के ऊपर तनकीद अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कुछ हो रहा था वो हो चुका। ख़ान साहब जितनी लिवरेज ले सकते थे वो ले चुके, लेकिन अब मज़ीद कोई लिवरेज नहीं मिलेगी। तो ख़ान साहब जो असम्बलियाँ तहलील करने चले थे, अब उन्होंने एहतजाजी रैलियाँ निकालने का फ़ैसला कर लिया। तो ख़ान साहब की कोई भी जो चाल है वो इस वक्त सीधी नहीं पड़ रही और तहरीक इंसाफ के लिए हर तरफ बुरी ख़बरें हैं। कोई भी अच्छी खबर इस वक्त तहरीक इंसाफ के हक़ में नज़र नहीं आती। अगर आप तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस देखें तो उसमें भी अदालत ने कह दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन को पूरा हक़ है कि वो कार्रवाई करे, जो करेगा इलेक्शन कमीशन करेगा। तो इमरान खान हो, असद उमर हो या फवाद चौधरी हो, उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था। तो उतो भी जवाब आ गया, उधर से भी कह दिया गया कि जो करेगा इलेक्शन कमीशन करेगा और इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल हक़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ किसी हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई नहीं है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक तौहीन अदालत केस की कार्रवाई करे। तो यहाँ से पीटीआई को जवाब हो गया और ना सिर्फ यहाँ से जवाब हुआ है बल्कि बाद और जगहों से भी तहरीक इंसाफ को मुसलसल जवाब हो रहा है। और तहरीक इंसाफ की क़यादत को अपने कारकुनों को ये पैगाम देना पड़ा है कि अब वो फ़ौज पर तनकीद ना करें, बल्कि किसी भी इदारे पर कोई तनकीद ना करें, क्योंकि इदारों ने यह तय कर लिया कि अब वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। माजी का जो डॉक्ट्राइन था जिसमें ख़ान साहब को बड़ी लिवरेज हासिल थी, ख़ान साहब लाडले भी थे, ख़ान साहब फेवरेट भी थे और ख़ान साहब के तमाम नाज नखरे बर्दाश्त किए गए, अब वो बर्दाश्त नहीं होंगे और उन्हें बता दिया गया कि अब कोई भी हैंकी फैंकी हुई तो फिर सीधा अंदर तक कम जलंदर। तो उनके कान खड़े हो गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ केस का खुद नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अरशद शरीफ के कत्ल की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस एफआईआर में ARY के जो क्रिकेट टीम है उसके जो हेड तारक वसी, खुर्रम अहमद और वकार अहमद, ये 3 लोगों को नामजद मुल्ज़म करार दिया गया है। इस्लामाबाद के एक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और ARY के मालिक सुलेमान इकबाल के दस्ते राज तारक वसी का नाम भी इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। तो ये एफआईआर आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज की गई है। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। आज खुद नोटिस उस वक्त लिया जब सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे खतूत मसूल हुए। एक कैंपेन चल रही थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया जा रहा था कि वो अरशद शरीफ केस का नोटिस ले, आज खुद नोटिस ले। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से इस बात की दरख्वास्त कर चुके थे बाकायदा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करे और इस मामले की तहकीकात और तफ्तीश का करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया और फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी मांगी, लेकिन पता ही चला कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट राना सलाउल्लाह साहब की मेज़ पर पड़ी है और वो अभी तक उन्होंने देखी नहीं, इसलिए वो फाइल नहीं की जा सकती। तो आज ही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी जो है वो फाइल कर दी गई है और एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खासा यानी सूरत के साथ एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि अब तक अरशद शरीफ कत्ल केस में जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है वो उनका पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर तसल्ली बख्श करार दी है। तो इसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी हैं। इस केस में सुलेमान इकबाल के दस्ते राज तारक वसी का नामजद होना और इस बात की तरफ इशारा करता है कि ताने बाने जो है वो फिर उन्हीं की तरफ जा रहे हैं जिनके हवाले से DG ISPR और उनके साथ DG ISI ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सुलेमान इकबाल को पाकिस्तान लाकर उनसे तफ्तीश और तहकीकात की जाए।
तो हुकूमत ने मुमकिन तौर पर जो मुलज़म हैं उनके नाम इस FIR में दर्ज करा दिए गए हैं। इमरान खान को साइफर केस में लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है। FIA ने साइफर केस में इमरान खान को तलब किया था और उनसे साइफर में तहकीकात के लिए तावन करने के लिए कहा था, लेकिन खान साहब इसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में चले गए और खान साहब जो साइफर की तहकीकात का मुतालबा करते रहे, अब वो इस केस में तहकीकात से तावन करने से इनकारी है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको जो है इसमें एज दे दिया है और FIA को रोक दिया है कि वो इमरान खान साहब को ना बुलाए इस केस के अंदर। एक बड़ी मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, और इस मुलाकात के हवाले से यानी ये PDM की मरकज़ी क़यादत है जिन्होंने मुलाकात की है। उस मुलाकात में असम्बलियों की मुमकिन तहलील के मामले पर सियासी दर्जा हरारत बढ़ने और बाकी के मामलात को यानी नज़र में रखने पर गौर किया गया और बताया गया कि इसमें जो सियासी सूरत हाल है इसमें मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ ये है कि खान साहब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए असम्बलियाँ तहलील करने की बातें कर रहे हैं, जबकि असम्बलियाँ तहलील करने से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा और वो कभी भी असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगी। तो हुकूमत मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब के लाहे अमल के हवाले से मुशावरती अमल में मसरूफ़ है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, वो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कल प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के दौरान बदतमीज़ी की और वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान उनको एम्बैरस करने की कोशिश की, जो कि आदाब के ख़िलाफ़ है और वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल के भी ख़िलाफ़ है। तो इस पर काफ़ी लेदे हुई थी, लेकिन जो उनके करीबी ज़राए वो कहते हैं कि उस वक्त वज़ीर आला जो है वो चूँकि हालत सकर में थे, इसलिए शहबाज शरीफ ने उनकी बात भी नहीं सुनी और उनको बोलने से रोका भी, क्योंकि उनके इल्म में था कि ये जो शख्स अपने होशो हवास में नहीं है वो मेहमानों के सामने कुछ भी कर सकता है, कोई भी गलत लफ्ज़ बोल सकता है, कोई भी बुरी हरकत कर सकता है। तो उस वक्त उनको रोक दिया गया था, लेकिन इस बात को जवाज़ बनाकर उन्होंने फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर शहबाज शरीफ के हवाले से खासी नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की और ये कहा कि वो मेरी टेरिटरी में आकर कैसे ये बातें कर सकता है। तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ये समझती है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो उनकी टेरिटरी है और वो उसके मालिक मुख्तार है। तो आज उसका जवाब फिर हुकूमत की जानिब से आया और उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि इस्लामाबाद में आपकी एंट्री बंद कर देते हैं और उनकी एंट्री बंद करने से पहले उनका जो सेंटोरस मॉल है वो सील कर दिया गया, क्योंकि सेंटोरस मॉल के बारे में सभी जानते हैं कि वो गैर कानूनी तौर पर बिल्ड है। एक तो उसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी क़वाइद ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं और दूसरा कुछ ज़मीन जो है वो उन्होंने नाजायज़ तौर पर उस प्लाजा के अंदर शामिल की हुई है। तो कहने वाले कहते हैं कि वो अपने शॉपिंग मॉल के लिए इस्लामाबाद में वो प्राइम मिनिस्टर से NOC लेने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन चूँकि मामला ख़राब हो गया और अब दोनों दूबदू हैं तो इस पर फिर काफ़ी हंगामा बरपा है और इस्लामाबाद के अंदर फ़ज़ा काफ़ी कशीदा है। इस्लामाबाद में जो ताजर और दुकानदार हैं उन्होंने इसके हवाले से मुज़ाहरा भी किया, एहतजाज भी किया, लेकिन उसके बाद फिर अतार तालर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अतार तालर ने फिर यानी उन्होंने कहा हाउ डेयर सरदार इलियास, आप कैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ तकरार कर सकते हैं और यूँ कर सकते हैं। तो बहरहाल अतार तालर साहब को भी ज़रा होश के नाखुन लेना चाहिए। वो उनके बारे में तो नहीं कह सकते वो हालत सकर में चले। सरदार इलियास तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसे कि कभी अपने होश हवास में नहीं भी होते, लेकिन जो लोग होश हवास में हैं उनको तो कम अज़ कम अपनी ज़ुबान ठीक रखनी चाहिए। तो अतार तालर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरे ख्याल में वो कतई गैर ज़रूरी थी और उन्हें इस तरह की ज़ुबान सूट नहीं करती। अतार तालर शक्ल और सूरत से पढ़े लिखे आदमी नहीं, बल्कि उनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी हमेशा अच्छी रही है, लेकिन इस मामले में उन्होंने थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि नो बॉल और वाइट बॉल करने की कोशिश की है, जो कि उनको ज़रूरत ही नहीं थी। सरदार इलियास के बारे में सबको पता है और उनकी जो इस हरकत है इसके ऊपर ख़ुद यूथिया भी शर्मिंदा है और यूथिया पता नहीं ज़िंदा है कि शर्मिंदा है। जब से इमरान खान साहब का वो 24 नवंबर का लॉन्ग मार्च और धरना टाइम फिश हुआ है, उसके बाद से वो ना हकीकी आज़ादी के नारे लगाते हैं, ना वो शेयर करते हैं कि क्या हम कोई ग़ुलाम है। मैंने अब देखा वो गाड़ियों के पीछे बड़े पोस्टर लगे होते थे, वो भी उतार दिए गए और अब वो नज़र नहीं आते कहीं भी कि क्या हम कोई ग़ुलाम है, हमें हकीकी आज़ादी दरकार है। तो बहरहाल बात जो है ना वो इनकलाब जो है वो जैसे जैसे साल 2022 अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे खान साहब का इनकलाब जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है
और ख़ास साहब जो जिनका आखिरी शायद जो कार्ड है वो असम्बली तहलील करना है, वो भी उनका कटाई में पड़ चुका है, क्योंकि पंजाब के वज़ीर आला ने उनकी सारी किए कराए पे पानी फेर दिया है और उनको बता दिया कि जनाब मैसेज आ गया कि कोई नया वेंचर नहीं किया जा सकता और 4 महीने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया जा सकता। तो परवेज़ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात के तजदीद अहद वफा का दावा करते हुए ये कहा कि वो जो नई क़यादत है वो चाहती ये है कि फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, यानी उन्होंने ये दावा कर दिया कि जो नई क़यादत है उनके साथ उनके राब्ते हैं और इस वक्त शायद पाकिस्तान में वहाँ सियासी जमात है मुस्लिम लीग काफ जिसके रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि वो नई फ़ौजी क़यादत के साथ राब्तों में है। ये दावे तो PTI भी नहीं कर रही और दावे कोई और जमात भी नहीं कर रही, क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो तो 2 रोज़ पहले पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर का दौरा किया था। आज वो मीरान शाह पहुँचे हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं। वादी तीरा, मीरान शाह, वो जितने इलाके हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं। तो आर्मी चीफ तो बता रहे हैं कि जनाब हमारा तो अव्वल प्रायोरिटी हिफाजत है मुल्क की और हमने यही करना है। लेकिन जो अंदर खाते खबरें हैं वो ये है कि PTI की जानिब से फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुसलसल ट्रेंडबाजी हो रही थी ना, उसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन दिए गए हैं। और फिर अभी जो पंडोरा बॉक्स खोला इन्होंने बाजवा साहब के हवाले से चौधरी परवेज़ ने और इमरान खान साहब ने, इस पर भी खासा रद्दमल फ़ौज के फ़ौज खाली आर्मी चीफ का नाम तो नहीं होता ना, और भी वो लोग काम करते हैं। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बहुत बड़ी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी है, तो मुल्क के अंदर अंदरूनी मामलात को देखने के लिए भी लोग मौजूद हैं, तो उनका रिएक्शन जो है वो नज़र आता है। तो इसीलिए इंसार बासी साहब ने जो खबर ब्रेक की है उसमें उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने इमरान खान को सख्ती से कहा है कि जनाब फ़ौज के ख़िलाफ़ तनकीद बंद करें, अपने सोशल मीडिया ट्रोल को समझाएं कि बिल्कुल कोई हरकत ना करें। यानी ये पैगाम प्रेसिडेंट पाकिस्तान को दिया गया कि अपने बंदे को समझा लो, नहीं तो खैर नहीं की। तो आरफ अलवी साहब की दौड़े लग गई हैं। तो उनका जो मैसेज है वो PTI के जो ग्रुप है, कोर ग्रुप, उनके अंदर वायरल भी है। और फिर इमरान खान साहब ने भी अपने लोगों को कह दिया कि वो फ़ौज के हवाले से अपनी ज़ुबान को ज़रा कंट्रोल रखें। तो सोशल मीडिया से अब PTI के जो वो हार्ड लाइनर है ना वो गायब है। तो इसका मतलब है कि क़यादत अगर चाहे तो फिर लोग बेकाबू नहीं होते। तो इसी तरह अगर बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह कैंपेन चल रही थी तो उस वक्त इमरान खान कहते थे कि ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं कौन चला रहा है। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि अगर वो चाहे तो ये उस वक्त भी ये नहीं हो सकता था, और आज भी अगर रुका है तो उनके हुक्म से रुका है। तो उस वक्त अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ तनकीद हो रही थी या फ़ौज के ऊपर तबर्रेबाजी हो रही थी तो उस वक्त भी इमरान खान साहब के हुक्म से हो रही थी। तो अब आरफ अलवी की, यानी आरफ अलवी चूँकि इनसाइडर है ना, प्रेसिडेंट के साथ तो ताल्लुक़ रहना है, आर्मी चीफ का भी रहना है, फ़ौज के सारे लोगों का भी रहना है, प्राइम मिनिस्टर का भी रहना है। तो वो तो अंदर के आदमी है, वो फिर जहाँ जहाँ उन्हें पता चलेगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं वो हालात को भांप गए। उन्होंने हालात को भांप के इमरान खान को कहा कि इमरान खान साहब ज़रा आहिस्ता, हमारे लिए अब वो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, दरवाजे खुलने में वक्त लगेगा, लेकिन अभी आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। दूसरे पास परवेज़ नहीं आकर समझाता कि जनाब हालात जो है वो अभी ऐसे नहीं है कि जिसमें हमको नया वेंचर करने जाए। छोटी मोटी रैलियाँ शैलियाँ कर लो, एहतजाज कर लो, इलेक्शन तैयारी कर लो, इधर उधर बयानबाजी कर लो। तो बयानबाजी चल रही है, ख़ास सबकी बयानबाजी फुल फ्लेज चल रही है। तो एक और जो खबर है वो है बाजवा साहब की तरफ से जो जवाब आया है, उनके हवाले से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे उनका जवाब उन्होंने दे दिया है। और वो जवाब ज़ाहिर ऑफिशियली उन्होंने नहीं दिया, एक सोर्स के ज़रिए उन्होंने किसी टेलीविज़न एंकर को ये बताया है। और वो चूँकि अब बात खुल गई है और वो सामने आई है, जनरल रिटायर्ड कमरजद बाजवा के करीबी ज़राए के हवाले से इनके शफ़ात किए जाते हैं। तो जिन लोगों को शायद नहीं पता उनके लिए शेयर करते, तो बहुत से लोगों को तो इसका इल्म हो चुका है। तो बाजवा साहब के करीबी ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान के पास ना तो टीम थी, ना ही उनके पास मसाइल का हल था, और इमरान खान बाजवा साहब को यानी आर्मी चीफ को बॉस बॉस कहकर पुकारते थे और हर मामले पर फ़ौज से मदद मांगते थे। तो इसलिए बाजवा साहब ने कहा कि अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे बॉस कहकर बुलाएं, मैं आपकी अंडर कमांड हूँ। तो साबिक़ आर्मी चीफ के करीबी ज़राए का कहना था कि पंजाब की वज़ारत आला के लिए उस्मान बुज़दार का नाम पहली बार सुनकर उन्हें भी हैरत हुई थी, और PTI रहनुमा ने खुद जाकर फ़ौज से कहा था कि उस्मान बुज़दार को हटवा दिया जाए और हमारा नाम लिए बगैर इमरान खान साहब से कहे कि इनको हटा दिया जाए।
ये भी बताया गया कि साबिक आर्मी चीफ के करीबी ज़राए कहते हैं कि कोर कमांडर की अक्सरियत इमरान खान से डिस्टेंस करने पर इत्तफाक रखती थी और मार्च 2021 में इमरान खान को बता दिया था कि उन्हें फ़ौज की मज़ीद सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो बताया कि कोर कमांडर की अक्सरियत जो है वो इमरान खान से डिस्टेंस करने के हक़ में थी। कोई 5-6 कोर कमांडर ऐसे थे जो कहते थे इमरान खान को मौका देना चाहिए। बाद में वो भी इस अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो गए। ये भी बताया गया बाजवा साहब के करीबी ज़राए के हवाले से कि उन्हें मार्च के महीने में असद उमर ने फ़ोन करके कहा था कि हम आपको 2 साल की एक्सटेंशन देना चाहते हैं। तो उन्होंने इनकार किया। फिर परवेज़ खटक साहब ने कॉल की तो उन्होंने परवेज़ खटक साहब को कहा कि आप जाके DGIC के दफ्तर से जो सिक्योर लाइन है उस पर फ़ोन करें, और फिर उस सिक्योर लाइन से जो फ़ोन करके उन्हें ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र दी गई। तो इस किस्म के जवाब जो है वो दिए गए हैं। तो बाजवा साहब की जानिब से जो जवाब आया वो इमरान खान साहब के और उनके हवारियों के लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, जिसमें उन्होंने बता दिया कि इमरान खान साहब ख़ुद कितने इंटरेस्टेड थे और वो फ़ौज को क्या समझते थे, और वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का नारा लगाते हैं वो दरअसल एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनका गठजोड़ था, जो नेक्सस था, उसकी एक कहानी है। और लुबे लबाव ये कि खान साहब के लिए कोई भी रास्ता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। और कहने वाले कहते हैं कि हुकूमत जो है वो उनके केसेस को तेज़ी से मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है। हाँ साहब अब मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट हो गए चौधरी परवेज़ इलाही के, क्योंकि परवेज़ इलाही ने ये साबित कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके राब्ते में है और वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम रसानी भी कर रहे हैं और तर्जुमानी के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। बल्कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासी असासा है तो वो चौधरी परवेज़ इलाही है। तो इमरान खान के पास अब कोई और राब्ता नहीं रह गया। सदर अलवी एक उनका राब्ता है जो उन्हें डरा रहे हैं कि ख़बरदार कोई ऐसी बात नहीं करना वरना काम ख़राब हो जाएगा, और दूसरे चौधरी परवेज़ इलाही है वो भी उन्हें कह रहे हैं कि ख़बरदार कोई ऐसा काम नहीं करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। और उधर से हुकूमत भी जो है वो पर तोल रही है कि इस मामले को बहत्तमी अंजाम की तरफ पहुँचाया जाए। ने कल इस बात का एतराफ़ किया तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि उनके हुकूमत के साथ कुछ मामला चल रहे हैं, कुछ बात हो रही है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इसहाक़ डार जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से मिलने गए थे, ये उस वक्त की बात है, और वो भी आपको पता है कि उनको बता दिया गया था कि आपने बिल्कुल बिला चूचरा आर्मी चीफ की समरी पे दस्तखत करने हैं। तो ये मामला भी इसहाक़ डार ने जाके सेटल किया था। तो खान साहब के पास अब सिर्फ ये रहेगा कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को डोर टू डोर जाकर चलाएं और अपने मुकदमात के फ़ैसला होने का इंतज़ार करें और दुआ करें कि कोई फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ ना आए, वरना फिर मच जेल तो तैयार ही है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।